गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखा सबका हो रहा है? माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न आर्किमिडीज प्रिंसिपल चैप्टर 3 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? आर्किमिडीज ने क्या कहा था? ठीक है, आर्किमिडीज के हिसाब से ठीक है क्या होता है फ्लोटेशन का रूल, कैसे कोई बॉडी फ्लोट करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो आर्किमिडीज ने कहा कि इफ़ एनी बॉडी इज सबमर्ज्ड इमर्स्ड इन वाटर या लिक्विड जो भी हो, फुल्ली और पार्शियली, अगर कोई बॉडी किसी पानी में इमर्स करता है, ठीक है, पूरा डूब जाए या थोड़ा सा डूबे, उससे उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल, इस पे जो फोर्स लगेगा, बेयॉन्सी लगेगा, बियॉन्ड फोर्स लगेगा, जो अपथ्रस्ट लगेगा वो उतना ही लगेगा जितना ये वाटर को डिस्प्लेस करेगा। जितना वेट ऑफ वाटर को क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा। जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना ही उस पर क्या लगने वाला है, बियॉन्ड फोर्स लगने वाला है। अगर मान लो कोई बॉडी है जो कि 5 न्यूटन का 5 न्यूटन वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, वेट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, वेट ऑफ वाटर मतलब 5 न्यूटन। अगर कोई बॉडी 5 न्यूटन वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब उस पर जो बियॉन्ड फोर्स, नीचे से ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा वो भी कितना न्यूटन का लगेगा? 5 न्यूटन का ही लगेगा। ठीक है, तो यही आर्किमिडीज ने कहा था, इट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यही कौन सा प्रिंसिपल है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख लिया यहाँ पे। ओके, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या भाई, इस प्रिंसिपल के हिसाब से उन्होंने क्या कहा, आर्किमिडीज साहब ने क्या कहा, आर्किमिडीज ने क्या कहा, उन्होंने कहा द अपथ्रस्ट तो आप जानते होंगे, फोर्स दैट इज वर्किंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। द अपथ्रस्ट applied by the fluid मतलब क्या हुआ, जो अपथ्रस्ट फ्लूइड के द्वारा अप्लाई किया जाएगा, अपथ्रस्ट अप्लाई बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ water displaced by weight of water displaced by the body। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, मतलब क्या है इसका? उन्होंने कहा कि जो अपथ्रस्ट लगाएगा, जो बॉडी जो होगा क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट जो लगाएगा, यानी कोई बॉडी जो है अगर डूबेगा पानी के अंदर तो उस पर जो अपथ्रस्ट लगेगा, ठीक है, ऊपर की ओर अगर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? उतना ही फोर्स लगेगा ऊपर की ओर जितना वो वाटर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, इफ एनी बॉडी immersed fully or partially, ठीक है, immersed fully और partially, immersed fully और partially, दिख रहा होगा, फुल्ली और पार्शियल। अगर कोई बॉडी, ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन एनी बॉडी इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ लिक्विड, पार्शियली इन फ्लूइड, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन एनी बॉडी इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन फ्लूइड, ठीक है, द अपथ्रस्ट अप्लाइड बाय फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। ठीक है, जितना बॉडी वाटर को डिस्प्लेस करेगा, जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया जा सकता है बॉडी के द्वारा, उतना ही उस पर क्या लगने वाला है, अपथ्रस्ट लगने वाला। अपथ्रस्ट कितना लगेगा? उतना ही लगेगा जितना वेट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करता है। अगर वेट ऑफ वाटर ज़्यादा डिस्प्लेस करता है, ज़्यादा वो वाटर को अगर डिस्प्लेस करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, और कम वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो अपथ्रस्ट कम लगेगा। मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ को पानी में डालते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप फिंगर्स को पानी में डालते हो या बकेट्स को, कोई भी चीज़ को जब पानी में डालते हो तो आपने क्या देखा होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा कि उसका जो लेवल होता है, वाटर का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, राइज कर जाता है। ठीक है, क्यों राइज कर जाता है भाई? क्योंकि जब हम पानी में डालते हैं किसी चीज़ को, ठीक, तो जितना वो अंदर जाएगा उतना ही वाटर क्या होगा, ऊपर आएगा। जितना वो अंदर जाएगा उतना ही वाटर क्या आएगा, ऊपर आएगा। कोई भी चीज़ आप पत्थर डालो किसी भी चीज़ में तो देखते हैं क्या होता है, वाटर का लेवल राइज कर जाता है।
ठीक है। तो राइज क्यों करता है भाई, क्योंकि उसके अंदर वो डूबता है, डूबता है तो वाटर को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, क्योंकि वो जगह ले रहा है ना वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। जब वो जाएगा तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल जो जगह लिया हुआ था वो जगह अब कौन ले रहा है, वह जगह कौन ले रहा है, वो मटेरियल लेने लगा। तो मटेरियल लेने लगा तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दूर होगा और वो बाहर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो फ्लूइड होता है, फ्रीली मूव करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने इस चीज़ के बारे में कैसे बताया, तो आर्किमिडीज एक बार क्या हुआ कि जो राजा था, ग्रीक का साइंटिस्ट था, आर्किमिडीज वाज द साइंटिस्ट ऑफ ग्रीक का साइंटिस्ट था। तो ग्रीक का जो राजा था उसे दिया 2 क्रोन, क्रोन मैंने ताज, मुकुट जिसको कहते हैं हम लोग, वो दिया। उसको पता करना था कि कौन ओरिजिनल और कौन डुप्लीकेट है, यानी कि कौन सा ओरिजिनल गोल्ड का बना हुआ, कौन सा डुप्लीकेट गोल्ड का बना हुआ है। तो उसको जब वो मिला तो कंफ्यूज था, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार वो क्या कर रहा था, बाथिंग टब में नहा रहा था। कहाँ नहा रहा था, बाथिंग टब में। ठीक है, तो बाथिंग टब में जब नहा रहा था तो जो पानी के अंदर डूबा तो देखा कि उसका वजन क्या हो गया, थोड़ा हल्का हो गया। बार बार उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया अपने आप में कि जब भी हम पानी के अंदर जाते थे हमारा वजन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, पानी हमको ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो नहाते नहाते निकला और चिल्लाते हुए राजा के दरबार में पहुंच गया, चिल्लाने लगा यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब होता है आई गॉट इट। ठीक है, और उसे वो चीज़ मिल गया जिससे वो प्रूव कर सके कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। चलो हम बताते हैं कैसे उसने प्रूव किया कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। तो ओरिजिनल गोल्ड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी ओरिजिनल गोल्ड को अगर हम पानी में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से डूबेगा, यानी कि तेज़ी से डूबेगा। और अगर डुप्लीकेट गोल्ड रहेगा, यानी कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी ज़्यादा मिला रहेगा, तो उस कंडीशन वो धीरे धीरे पानी के अंदर डूबेगा। ठीक है, दोनों के डूबने में अंतर हो सकता है। क्रोन जब डालेंगे तो कोई क्रोन जो होगा ज़्यादा डूब जाएगा और कोई क्रोन जो होगा कम डूबेगा। पानी में डालेंगे ना तो कोई क्रोन जल्दी से डूबेगा, कोई क्रोन धीरे धीरे डूबेगा। तो जो जल्दी डूबेगा वो ओरिजिनल गोल्ड है, उसमें ज़्यादा गोल्ड है, और जो धीरे धीरे डूबेगा उसमें कम गोल्ड है। तो उसके बेसिस पर उन्होंने बता दिया कि कौन ओरिजिनल गोल्ड का और कौन डुप्लीकेट गोल्ड का है। तो इस तरीके के चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम। अब हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पहले इसको लिखिए, नोट डाउन दिस, इरेज कर दें। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज रिटन है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आपको हम समझाते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल एप्लीकेशंस क्या क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। तो पहला एप्लीकेशन क्या दिया हुआ है, इट इज़ यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, शिप एंड सबमरीन को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो शिप और सबमरीन का क्या, शिप और सबमरीन क्या होता है भाई, तो शिप और सबमरीन वो होते हैं जो कि पानी में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, पानी में चलते हैं। सही है। अब बताइए कि अगर शिप और सबमरीन बनाने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज़ नहीं किया जाता, तो पहले भी लोग यूज़ करते थे, बनाते थे शिप और सबमरीन, लेकिन आज के ज़माने में एडवांस बनाया जाता है, एडवांस शिप और सबमरीन बनाया जाता है। रीजन क्या है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे यूज़ करते हैं कि वो कितना वाटर को डिस्प्लेस करे, कितना वाटर को वो डिस्प्लेस करे। आज के ज़माने में देखो कि जो तुम्हारा वाटर बेस है बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया। वाटर बेस डेवलप क्यों कर गया, तो इन सब एप्लीकेशंस के कारण से आज के ज़माने में नाव का शिप का डूबना उतना आसान नहीं है। शिप आज के ज़माने में बहुत कम डूबते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, कितना भारी बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, और कितना वो पानी में डूबना चाहिए, बहुत तरह की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सारी चीज़ें कहाँ से आई, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आई। नेक्स्ट लिखा, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग लैक्टोमीटर। ये किस चीज़ के लिए बनाया जाता है, लैक्टोमीटर के बनाने के लिए भी एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं किसका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लैक्टोमीटर में कैसे यूज़ करते हैं भाई, तो लैक्टोमीटर एक डिवाइस होता है जो प्योरिटी ऑफ द मिल्क को बताता है, मिल्क की प्योरिटी को। तो मिल्क में हम क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, लोग पानी ही मिलाते हैं ना मिल्क में, दूध में पानी मिलाते हैं ना। तो मान लो कि ये लैक्टोमीटर है, ठीक है, 2 कंटेनर में मिल्क रखा हुआ है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि मिल्क का जो डेंसिटी होता है, यानी कि मिल्क जो होता है पानी से थोड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, मान लो कि 2 लैक्टोमीटर है, अगर इसको दो ग्लास में हम दूध ले लिए और इसको अगर हम डालें, लैक्टोमीटर को अगर हम ग्लास में डालें, और एक में क्या हुआ, कितना डूबा देखो इस पार तक, और दूसरे में इतना डूब गया, दिख रहा है, एक में इतना और दूसरे में इतना, दिख रहा है सबको। ओके, ऊपर पार्ट तक डूब गया, नीचे पार्ट तक है ना। तो अब बताओ कि कौन सा प्योर मिल्क है, आप खुद बता सकते हो कि जिसमें ज़्यादा तैरेगा वो प्योर मिल्क है। तो इसमें ज़्यादा तैर रहा है, मतलब ये कौन सा मिल्क है, जो पहला कंटेनर था प्योर मिल्क का था, दूसरा कंटेनर किस चीज़ का था, इम्प्योर मिल्क का था। इम्प्योर मतलब उसमें क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि पानी का डेंसिटी मिल्क के डेंसिटी से कम होता है, पानी का डेंसिटी मिल्क के डेंसिटी से कम होता है। अदरवाइज अलग बात है कि दोनों मिक्स हो जाता है एक दूसरे में। ठीक है, क्योंकि सोल्यूबल लिक्विड है। कैसे लिक्विड है, सोल्यूबल लिक्विड है। तो इससे पता चल जाता है कि कौन प्योर मिल्क है और कौन इम्प्योर मिल्क है। जिसका यूज़ करते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए, डेंसिटी फाइंड करने के लिए। किस चीज़ का डेंसिटी फाइंड करने के लिए भाई, अच्छी डेंसिटी बोल रहे, किस चीज़ का प्योरिटी मेजर करने के लिए, तो हम लोग यूज़ करते हैं इसका मिल्क की प्योरिटी को मेजर
करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हाइड्रोमीटर। इससे क्या बनाया जाता है? हाइड्रोमीटर बनाया जाता है। हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होता है जो किसी भी लिक्विड का डेंसिटी मेजर करता है कि उसका डेंसिटी कितना है। उसका डेंसिटी कितना मतलब डेंसिटी में कितना वो फोर्स लगा सकता है, ठीक है, आप फोर्स लगा सकता है, उस तरह की चीज़ें डेंसिटी से पता कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इसको समझ में आ गया सारा कुछ। ओके, नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या शुरू करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी किसको कहते हैं? तो रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होता है। रिलेटिव डेंसिटी इज रेशियो ऑफ सब्सटेंस, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सब्सटेंस की डेंसिटी से लिक्विड का डेंसिटी का क्या होता है? रेशियो होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी का? इट इज द रेशियो बिटवीन, इट इज द रेशियो ऑफ, ऐसे लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ density of substance to the density of water, ठीक है। हम लोग किसके बारे में भी यहाँ पढ़ने वाले हैं? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर टू द सब्सटेंस, ठीक है। वाटर और सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। किसका रिलेटिव डेंसिटी पढ़ने वाले हैं? तो वाटर एंड सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी पढ़ने वाले हैं। क्या है? इट इज़ अ रेशियो। क्या है ये? इट इज़ अ रेशियो, ठीक है। ये क्या है? रेशियो है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो भाई? तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इज अ रेशियो। सो इट डोंट हैव एनी यूनिट। ये क्या है? रेशियो है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। रेशियो इसलिए इसका यूनिट कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग डेंसिटी का कैसे होगा, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला भाई। तो रिलेटिव कैसे फाइंड करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? देखो जरा, तो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे हम लोग वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। रिलेशन हम किससे निकाल रहे हैं? रिलेटिव डेंसिटी हम किससे निकाल रहे हैं? तो वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इसका रिलेटिव डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी हम देखते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डेंसिटी के बारे में कि कोई भी बॉडी सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, उसके पीछे उसका डेंसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा हुआ तो क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। और उसका डेंसिटी अगर वाटर के डेंसिटी से कम हुआ तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा, ठीक है। कम हुआ तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे भी रिलेटिव डेंसिटी से हम पता करते हैं कि कोई बॉडी पानी के अंदर डूबेगा कि नहीं डूबेगा। अगर किसी का रिलेटिव डेंसिटी को हम शॉर्ट में RD लिखते हैं, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी है बड़ा, ग्रेटर देन 1, दोनों को काटेंगे, सिंपल करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर 1 से बड़ा है, रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से बड़ा है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंक कर जाएगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी का इक्वल टू 0 है तो क्या करेगा? इमर्ज्ड या सबमर्ज्ड भी लिख सकते हैं। सबमर्ज्ड लिखो, ज़्यादा अच्छा होगा। सबमर्ज्ड बट फ्लोट, है ना। सबमर्ज तो कर जाएगा, सबमर्ज्ड बट फ्लोट, ये पूरा का पूरा डूब जाएगा पानी के अंदर, लेकिन क्या करता रहेगा? वो तैरता रहेगा, बॉटम में जाकर के नहीं बैठेगा। सबमर्ज कर जाएगा, डूब जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन वो फ्लोट करता ही रहेगा। और नेक्स्ट अगर है रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर 0 है ना, 1 होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 1, ठीक है। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम हुआ, छोटा हुआ, तो क्या करेगा? ये बॉडी फ्लोट करेगा। क्या करेगा? ये फ्लोट करेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें ध्यान देना। उसका रिलेटिव डेंसिटी अगर हम फाइंड कर ले तो उसके बेसिस पे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा बॉडी डूबेगा और कौन सा बॉडी तैरेगा। ये हमको क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा बिना उसके एक्सपेरिमेंट किए हुए, ठीक है। आप चाहें तो उसका क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये लास्ट टॉपिक था आपका इस चैप्टर का, ग्रेविटेशन का। ये लास्ट टॉपिक था रिलेटिव डेंसिटी। नाउ वी आर हियर। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर हियर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन
दिस ऑल। ठीक है, सब पे बेस्ड हम लोग कुछ नॉमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं पहला नॉमेरिकल। ओके, योर क्वेश्चन इज रिटन ऑन बोर्ड, टू बॉडीज ऑफ सेम मास, दो बॉडीज जिनका मास क्या है, सेम मास है। क्या है, सेम मास है। ठीक है, मास क्या है उसका, सेम दिया हुआ है, सेम मास। अब इसमें एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे, ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों का मास हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, मास ऑफ कितना केजी देते हैं, चाहे छोड़ो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे, उसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, तो इतना पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। टू बॉडीज ऑफ सेम मास, वन इज सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। एक कैसा दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर सब जानते हैं, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ओके, एंड अनदर इज क्यूब, दूसरा क्या है, क्यूब है, दूसरा क्या है, क्यूब है ना, दूसरा क्या है, क्यूब है। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होगा, क्यूब है तो ऐसा ही होगा ना, ऐसा कुछ होगा, क्यूब है जिसका साइड कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब बोलता है कि किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, और अगर दोनों बेस पे रखे हुए, बेस इसका ये बेस है, बेस पे रखा हो तो प्रेशर ज़्यादा कौन लगाएगा, प्रेशर कौन लगाएगा, और डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम। तो मास अगर लिख दे ज़्यादा अच्छा होता है, चलो लिख ही देते हैं, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा ज़्यादा। चलो मान लेते हैं दोनों का मास है 10 kg ऑफ 10 kg, है ना। चलो ठीक है, 10 kg मास मान लेते हैं इसका। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, प्रेशर किसका ज़्यादा होगा ये भी आपको फाइंड करना है। तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमको, मास बाई वॉल्यूम चाहिए। तो फॉर डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, साइड इंटू एस इंटू एस, यही होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड। तो क्यूब का जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो क्यूब का साइड क्या दिया हुआ, 8 इंटू 8, यानी 8 जा 64, और 64 8 जा 512, कितना आ गया, 512 आ गया। अब डेंसिटी फाइंड करना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या फार्मूला बताया गया था, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो मास कितना दिया हुआ है, देखो जरा, मास दिया हुआ है 10 और वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया ना, 512 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आंसर वैरी नहीं करेगा, थोड़ा सा आएगा, देखते हैं क्या आता है। सिंप्लीफाई कर ले या छोड़ दे, इतना छोड़ देते हैं, चलो ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा देखो जरा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना होता है, आर देखो, आर दिया होगा 7 इंटू 7, और एच का वैल्यू क्या दिया हुआ देखो 10 ना, 10 दिया हुआ, 7 से 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब फिर से क्या फाइंड करेंगे, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास कितना दिया हुआ 10 और वॉल्यूम कितना दिया 154 इंटू 10। तो 10 से इसको नहीं काटेंगे बल्कि इसको सीधा लिख दो 10, क्योंकि ऊपर कंपेयर कर लेंगे हम लोग ना, 1540। तो जिसका नीचे छोटा उसका ऊपर बड़ा, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा ना, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। दिख रहा है सबको, उधर नीचे दिख रहा है सबको, लास्ट में चेक कर ले, चलो ठीक है। वो नीचे नहीं दिख रहा, थोड़ा सा लास्ट वाला नहीं दिख रहा आप लोग को ना, या पीछे वाला ये नहीं, पूरा नहीं दिख रहा है। चलो कोई नहीं, हम पीछे वाले पूरे को इधर कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लिए थे ना, चलिए इधर कर देते हैं, इधर करके देखते हैं हम लोग, फिर से फाइंड करते हैं उसका। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का वैल्यू क्या है 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 दो बार हो जाएगा 10, इसको कट करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी फाइंड करेंगे, तो मास बाई वॉल्यूम होता है, मास कितना दिया हुआ 10 और वॉल्यूम दिया 1540 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, नीचे से ऊपर चला जाएगा ना,
तो इसीलिए ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। केजी पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब जो नीचे बड़ा है, जो नीचे बड़ा वो छोटा हो जाएगा, तो नीचे में कौन बड़ा है, नीचे में ये बड़ा है, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि सिलेंडर का डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर ये स्मॉलर देन, सॉरी स्मॉलर ना, स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ क्यूब, है ना। क्यूब का जो डेंसिटी होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में छोटा है। कंपेरिजन तो आप जानते हो कि जिसके डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, तो क्यूब का वॉल्यूम जो हो गया वो बड़ा हो गया, मतलब क्यूब जो है बड़ा हो गया और ये जो आपका है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो डेंसिटी तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि डेंसिटी जो होगा किसका, सिलेंडर का कम होगा, किससे, क्यूब से, यानी कि क्यूब ज़्यादा डेंसर होगा और सिलेंडर कम डेंसर होगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, सिलेंडर कम डेंसर होगा। अब इसको चेक कर ले, इसका क्या फाइंड करें, प्रेशर फाइंड करें, प्रेशर फाइंड करें, इसका इरेज कर दे इसको, ओके इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, समझ में आया ना कौन बड़ा कौन छोटा होगा। चलिए हम इसका क्या फाइंड करते हैं, प्रेशर फाइंड करते हैं, प्रेशर क्या कौन ज़्यादा अप्लाई करेगा, ठीक है। तो प्रेशर के लिए हमको क्या क्या चाहिए, प्रेशर के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, क्या क्या भाई, प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, देखिए फोर्स चाहिए और एरिया चाहिए, थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया हमको चाहिए। तो एरिया पहले निकालो आप, तो एरिया ऑफ क्यूब, है ना, क्यूब का बेस एरिया फाइंड करेंगे, तो क्यूब का एरिया क्या होगा भाई, तो क्यूब नीचे बेस पे ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ही था ना, ऐसे था, इसका साइड कितना दिया हुआ 8, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है, क्यूब का एक सरफेस का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, साइड इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी 8 8 जा 64, है ना। तो प्रेशर फाइंड करेंगे, प्रेशर ऑफ क्यूब, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, ये होता है ना, फोर्स बाय एरिया होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। अब प्रेशर क्यूब का फाइंड करना है, देखते हैं, ठीक है, आसान है, बताना नहीं है, ठीक है। क्यूब का फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए और एरिया हो गया 64 और न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइंड करो तो क्या आएगा, देखिए जरा, इसको फाइंड करो तो प्रेशर ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, देख लो जरा, तो मास एम कितना है, 10 है, और ए का वैल्यू भी हम लोग कितना लेते हैं, 10 लेते हैं, डिवाइडेड बाई 64, यानी कि 100/64, सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, ठीक है, चेक कर लेते हैं कि क्या आता है 100/64, तो इसका तो फोर्स 100 निकल गया हमारा, पता है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा देखते हैं, किसका देखते हैं भाई, तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, सिलेंडर, तो सिलेंडर का बेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो जरा, तो सिलेंडर गोल ऐसे होता है, नीचे बेस तो ऐसा था उसका, ऐसे कुछ इस बेस पे रखा हुआ था ना सिलेंडर, ऐसे था कुछ, ऐसा था सिलेंडर, इसका रेडियस कितना था, 7 था ना, 7 था, रेडियस इसका कितना था, 7, तो पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 और 7 × 7, इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसका जो हम निकालेंगे, सेकेंड का हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो प्रेशर ऑफ किसका फाइंड कर रहे हैं अभी, यहाँ पे दिख जाएगा इधर, प्रेशर ऑफ सी मतलब सिलेंडर का फाइंड करेंगे तो फोर्स बाय एरिया ही होगा, फार्मूला तो सेम ही होगा ना, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या है इसका, फोर्स अभी मैंने बताया कि फोर्स हर एक के लिए 100 ही होगा, एम ए करेंगे तो 100 ही आएगा ना, तो 100, और एरिया इसका कितना आ गया 154। अब बताओ कौन बड़ा है, 100/64 है, 100/154, तो 100/64 ज़्यादा है, 154 कम है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ सिलेंडर, तो प्रेशर भी इसका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, प्रेशर भी इसका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर आपसे पूछ दे ऐसा कोई क्वेश्चन दे करके कि बताओ कौन ज़्यादा डूबेगा या कौन जल्दी डूबेगा, तो जिसका डेंसिटी भी ज़्यादा, जिसका प्रेशर भी ज़्यादा, जाहिर सी बात है वो जल्दी डूबने वाला है, मतलब क्यूब आपका जल्दी डूबेगा और सिलेंडर क्या होगा, बाद में डूबेगा, धीरे धीरे डूबेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके दिए जा सकते हैं, करेक्ट, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख ले, चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ओके, इट इज अ लास्ट क्वेश्चन, इट इज रिटन ऑन बोर्ड, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg दैट इज क्यूबाइड इन शेप, एक बॉडी है जो किस शेप का है, क्यूबाइड शेप का है, whose length is 150 cm, breadth is 80 cm, height is 100 cm, it will float or sink। आपको पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये कि ये क्या करेगा, फ्लॉट करेगा या सिंक करेगा, आपको ये फाइंड करना है,
एक बॉडी दिया हुआ जो कितना केजी का है, 50 केजी का है, ठीक है, और उसका लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है। अब बताओ ये फ्लॉट करेगा सिंक करेगा। मैंने बताया था कि कोई भी बॉडी फ्लॉट कब करेगा, फ्लॉटिंग के लिए रूल क्या होता है, फ्लॉट करने के लिए रूल क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, डेंसिटी ऑफ जो वाटर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 पर केजी मीटर क्यूब, है ना, पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये ध्यान देना है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब ऐसा होता है। फ्लॉट कब करेगा, जब डेंसिटी उसका कम होगा, डेंसिटी लेस देन 1, है ना। फ्लॉट कब करेगा भाई, तो डेंसिटी क्या होगा, फ्लॉट कब करेगा, जब डेंसिटी उसका 1 से कम होगा। सिंक कब करेगा, जब डेंसिटी 1 से ज़्यादा होगा। रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे थे, ठीक है, तो डेंसिटी जब 1 से ज़्यादा और 1 से कम होगा तब हम चेक करेंगे। यानी कि अगर 1000 पर केजी मीटर क्यूब से अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा, और कम होगा तो तैरने लगेगा। रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करके आप पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डेंसिटी फाइंड करें ऑब्जेक्ट का। तो डेंसिटी के लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये ध्यान देना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूबाइड है ना, तो 150 इंटू 80 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जरा मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना छोड़ देंगे हम। इसको क्या करो, मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि मीटर में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो मीटर में इसके लिए 100, इसके लिए भी 100 और इसके लिए भी 100, तो क्या हो जाएगा, कट गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, काटेंगे तो 5 3 15, 5 3 10, 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4, कितना आ गया भाई, 12/10 मीटर क्यूब, ये आएगा ना मीटर क्यूब, मीटर में अब हो गया, ये पहले सेंटीमीटर में था, मीटर में हो गया, तो 1.2 मीटर क्यूब, ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब डेंसिटी फाइंड करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास बाय वॉल्यूम है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तब डेंसिटी फाइंड करना मास बाय वॉल्यूम। चलिए देख लेते हैं, तो मास कितना इसका दिया, 50 केजी, 50 केजी डिवाइडेड बाई 1.2 मीटर क्यूब, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/12, और नीचे से 10 पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। इसको अगर डिवाइड करने वाले हैं तो कितना में कटेगा, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्या, सीधा मल्टीप्लाई करो ना, 500 डिवाइडेड बाई 12 केजी पर मीटर क्यूब। फिर इसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हुआ तो फ्लॉट करेगा, ज़्यादा हुआ तो सिंक कर जाएगा, है ना। तो देखिए इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 12 4 जा 48, 20, 12 1 जा 12 पॉइंट, कितना हो जाएगा ये, 12 जा 12 पॉइंट, बचा कितना 8 6 केजी पर मीटर क्यूब, ये आएगा केजी पर मीटर क्यूब, इतना हो गया। अब ये क्या करेंगे, देखो इसका डेंसिटी जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ क्या, बॉडी, तो क्या करेगा, डेंसिटी ज़्यादा हो गया, जब डेंसिटी किसी बॉडी का ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो सिंक कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या डेंसिटी वाटर का ही ज़्यादा है, तो क्या करेगा, ये फ्लॉट करेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, या प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान होगा, एरिया फाइंड करो, ठीक है, और फोर्स उस पर जो लग रहा है वो फाइंड करो, दोनों चीज़ फाइंड करो, उसका रिलेशन निकाल दो, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। दोनों न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किया, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा, एप्लीकेशन देखा, रिलेटिव डेंसिटी देखा। ओके, तो इस टॉपिक में ग्रेविटेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा वर्क एंड एनर्जी। ओके, बाय।